7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के आतंकी हमलों के बाद पश्चिमी विश्वविद्यालयों में जिस तरह हमास समर्थक गतिविधियां बढ़ीं, उन्हें किसी भी तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन प्रदर्शनों के पीछे कई जटिल कारण थे, लेकिन कुल मिलाकर यह वोकिज्म की एक विकृत और डरावनी तस्वीर ही पेश करते हैं। शांति, मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे जाने पहचाने नारों की आड़ में वोक सोच से प्रभावित छात्रों की आक्रामक भीड़ ने खुले तौर पर यहूदी विरोधी भावनाएं दिखाईं। 7 अक्टूबर के बाद पश्चिमी कैंपसों में जिस तेजी से प्रो-हमास गतिविधियां फैली, वह उस सोच को दर्शाती हैं जिसमें दोषी खुद को पीड़ित बताने लगते हैं। विडंबना यह रही कि इन प्रदर्शनों में शामिल कई युवाओं को न तो यह ठीक से पता था कि वे किसका समर्थन कर रहे हैं और न ही उन मुद्दों का इतिहास और सच्चाई क्या है। वास्तव में यह उग्र भीड़ विश्वविद्यालयों में फैल रहे इस्लामवादी कट्टरपंथ की ही शिकार थी। इसी पृष्ठभूमि में यूएई का हालिया फैसला खास महत्व रखता है। ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में बढ़ते कट्टरपंथ, खासकर मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रभाव को देखते हुए यूएई ने यूके जाने वाले छात्रों की सरकारी फंडिंग रोक दी है। किसी इस्लामिक देश का यह मानकर एहतियाती कदम उठाना कि उसके युवा ब्रिटिश कैंपसों में कट्टर सोच के प्रभाव में आ सकते हैं, अपने आप में एक बड़ी चेतावनी है। यह स्पष्ट संकेत देता है कि ब्रिटेन की उच्च शिक्षा व्यवस्था में कट्टर इस्लामवादी प्रभाव गहराई से जड़ जमा चुका है, जिसमें सरकार की तुष्टीकरण नीति का भी योगदान रहा है। भारत के उन छात्रों के लिए जो उच्च शिक्षा के लिए पश्चिमी देशों की ओर देखते हैं, अमेरिका की कड़ी होती वीज़ा नीति के चलते ब्रिटेन एक उभरता हुआ विकल्प बन रहा है, लेकिन यह विकल्प अब गंभीर चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में यह विशेष रूप से चिंताजनक है कि भारत के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में आज भी वोक सोच से प्रभावित ऐसे वक्ताओं को मंच मिलता है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कट्टर इस्लामवादी विचारधाराओं के प्रति सहानुभूति या समर्थन प्रदर्शित करते हैं। वहीं ऑक्सफोर्ड जैसे शीर्ष ब्रिटिश संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय छात्र एक ऐसे शैक्षणिक वातावरण का सामना कर रहे हैं जहां भारत विरोधी और हिंदू विरोधी विमर्श को धीरे धीरे लेकिन योजनाबद्ध और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे हालात में भारतीय अभिभावकों के लिए ज़रूरी है कि वे समय रहते ब्रिटिश कैंपसों की वास्तविक स्थिति को समझें और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सोच समझकर फैसले लें। कैंपसों पर इस्लामिस्ट कट्टरपंथ के पनपने की आशंका। यूएई का यूके यूनिवर्सिटियों को स्पष्ट संदेश। परिस्थितियों के एक नाटकीय मोड़ के रूप में यूएई ने हाल ही में अपने नागरिकों को ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए मिलने वाली सरकारी फंडिंग पर रोक लगा दी है। यूएई का कहना है कि ब्रिटेन की शिक्षा व्यवस्था में मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े तत्वों का प्रभाव इतना गहरा हो चुका है कि वहां अध्ययन करने वाले छात्र कट्टरपंथ की ओर प्रभावित हो सकते हैं। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब यूके सरकार मुस्लिम ब्रदरहुड पर प्रतिबंध लगाने से लगातार बचती रही है, जबकि यूएई सहित कई इस्लामिक देश इस संगठन को पहले ही आतंकी घोषित कर चुके हैं। यूएई के शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में विदेशी विश्वविद्यालयों की एक संशोधित सूची जारी की, जिन्हें आधिकारिक मान्यता और सरकारी फंडिंग के लिए मंजूरी दी गई है। इस सूची में अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि इजरायल की विश्वविद्यालय भी शामिल थीं, लेकिन ब्रिटिश विश्वविद्यालय पूरी तरह अनुपस्थित थे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जब ब्रिटिश अधिकारियों ने इस पर आपत्ति जताई तो यूएई प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया गया था, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके बच्चे विश्वविद्यालय परिसरों में कट्टरपंथ की ओर धकेले जाए। इसी बीच जीबी न्यूज़ की एक हालिया रिपोर्ट ने यूके विश्वविद्यालयों में मुस्लिम ब्रदरहुड की बढ़ती पैठ को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। रिपोर्ट के अनुसार यह संगठन छात्र समूहों को आड़ के रूप में इस्तेमाल करता है ताकि औपचारिक जांच पड़ताल से बचते हुए अपनी चरमपंथी विचारधारा का प्रसार कर सके। इन छात्र संगठनों के माध्यम से परिसरों में इस्लामवादी वक्ताओं को आमंत्रित किया जाता है, जिनके व्याख्यान युवाओं को कट्टरता की दिशा में प्रभावित कर सकते हैं।
रिपोर्ट में यूके के आधिकारिक आंकड़ों का भी उल्लेख है, जिनके अनुसार 2023-24 के शैक्षणिक वर्ष में 70 विश्वविद्यालय छात्रों को इस्लामवादी कट्टरपंथ की आशंका के आधार पर सरकार के प्रिवेंट डीरेडिकलाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत संभावित रेफरल के लिए चिन्हित किया गया। उल्लेखनीय है कि यह संख्या पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी थी। यह पहली बार नहीं है जब यूएई ने मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर यूके को चेतावनी दी हो। यूएई ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार पर बार-बार व्यापारिक और भूराजनीतिक दबाव बनाया है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2015 में यूएई ने कथित तौर पर यूके को आगाह किया था कि अगर तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरून मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में विफल रहे तो अरबों पाउंड के हथियार सौदे रोके जा सकते हैं, देश में आने वाला निवेश बंद किया जा सकता है और खुफिया सहयोग भी ठप किया जा सकता है। स्टॉप हिंदद्वेष ने यूरोप में तेजी से बढ़ रहे कट्टर इस्लामीकरण पर विस्तार से चर्चा की है। यूरोप में कट्टर इस्लामीकरण के बढ़ते प्रभाव के चलते वहां चरम दक्षिणपंथी एक्टिविज्म को खासा बढ़ावा मिला है। जिस बहुसंस्कृतिवाद मल्टीकल्चरलिज्म के मॉडल ने दशकों तक यूरोप की पहचान को आकार दिया, वही आज पूरे महाद्वीप में गहन बहस और आत्ममंथन का विषय बन चुका है। लेकिन यूके एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है, जहां कट्टर इस्लामिस्ट तंत्र के तत्व सरकार और राजनीतिक विमर्श में इस कदर घुल मिल चुके हैं कि इस्लामिस्ट कट्टरपंथ की समस्या से निपटने को लेकर की गई कोई भी बात तुरंत इस्लामोफोबिया के आरोपों के घेरे में आ जाती है, जिससे कट्टर इस्लामिस्ट विचारधारा के विरोध में उठने वाला कोई भी स्वर शुरुआत में ही दबा दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि एक ओर यूके सरकार आज तक इस्लामोफोबिया की कोई स्पष्ट आधिकारिक परिभाषा तय नहीं कर पाई है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम ब्रदरहुड पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर भी वह लगातार टालमटोल करती रही है। संगठन को भले ही क्लोज रिव्यू के तहत रखा गया हो, लेकिन उस पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। 2015 में डेविड कैमरून की सरकार ने मुस्लिम ब्रदरहुड की गतिविधियों की समीक्षा के बाद यह माना था कि इसे चरमपंथ का संभावित संकेतक समझा जा सकता है, फिर भी प्रतिबंध लगाने से परहेज किया गया। ब्रिटिश कैंपसों में इस्लामिस्ट कट्टरपंथ के बढ़ते खतरे को लेकर उठाई जाने वाली गंभीर चिंताओं के बावजूद यूके के कई मुस्लिम राजनेता आज भी आतंकवाद की लिपापोती करने के प्रयास में लिप्त दिखते हैं। अप्रैल 2025 में द स्पेक्टेटर में छपे एक लेख में लेखक ने ईद पर लंदन के मेयर सादिक खान के सोशल मीडिया संदेश की आलोचना करते हुए उसे असंतुलित और विवादास्पद बताया। एकता और शांति की भाषा की आड़ में खान ने एक ऐसा राजनीतिक भाषण दिया जो आतंकवाद को परोक्ष रूप से वैध ठहराता है, समाज में विभाजन बढ़ाता है और इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष के नैतिक संदर्भ को मूल रूप से तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत करता है। इस सितंबर 2025 में यहूदी मीडिया ने शबाना महमूद की नियुक्ति पर सवाल खड़े करते हुए उनके फिलिस्तीन समर्थक अभियानों और BDS आंदोलन से जुड़ाव की ओर ध्यान दिलाया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वे 2014 में हुए एक विरोध प्रदर्शन में शामिल थीं, जिसके बाद एक सेंसबरी सुपरमार्केट को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। मुस्लिम ब्रदरहुड का इतिहास 1928 में मिस्र में एक स्कूल शिक्षक और इस्लामिक मौलवी हसन अल-बन्ना द्वारा स्थापित मुस्लिम ब्रदरहुड की नींव ही एक ऐसी विचारधारा पर टिकी थी जो शरिया यानी इस्लामिक कानून के आधार पर इस्लामिक राज्यों की स्थापना की पैरवी करती है। इसका नारा इस्लाम ही समाधान है इसकी कट्टर इस्लामिस्ट सोच को स्पष्ट तौर पर उजागर करता है। काहिरा रिव्यू ऑफ ग्लोबल अफेयर्स ने इसे पिछली सदी के दूसरे दशक में अपनी स्थापना के समय से ही एक कट्टर धार्मिक शासनवादी थियोक्रेटिक संगठन के रूप में वर्णित किया है। 1954 में मुस्लिम ब्रदरहुड के एक सदस्य ने अलेक्जेंड्रिया में मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर की हत्या की कोशिश की। उसने उस मंच पर 8 गोलियां चलाईं
जहां राष्ट्रपति भाषण दे रहे थे, नासिर तो बाल बच गए, लेकिन मंच पर मौजूद कई अन्य लोग घायल हो गए। इस हमले के बाद मुस्लिम ब्रदरहुड पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई और उसके सैकड़ों सदस्यों को जेल में डाल दिया गया। स्थापना के कुछ ही समय बाद मुस्लिम ब्रदरहुड ने पूरे अरब जगत में अपनी शाखाएं खड़ी कर ली। अरब दुनिया से बाहर के कई कट्टर इस्लामिस्ट आंदोलन, जो आज आतंकवाद फैलाने में अपनी भूमिका को लेकर बदनाम हैं, अपनी वैचारिक जड़ें मुस्लिम ब्रदरहुड से ही जोड़ते हैं। पाकिस्तान स्थित जमाते इस्लामी ऐसा ही एक संगठन है जिसकी सोच मुस्लिम ब्रदरहुड की कट्टर इस्लामी विचारधारा से प्रभावित रही है। 1950 के दशक में मिस्र सरकार ने मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज कर दी। वजह थी इस्लाम की उसकी राजनीतिक व्याख्या, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। मिस्र में संगठन पर प्रतिबंध लगने के बाद आने वाले दशकों में इराक, ट्यूनीशिया और सीरिया समेत कई अन्य इस्लामिक देशों ने भी मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाइयां शुरू की। इसी प्रक्रिया ने मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए धीरे धीरे यूरोप में घुसपैठ का रास्ता खोला। संगठन के कई सदस्य शरणार्थी बनकर यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे यूरोपीय देशों में पहुंचे और वहां रहते हुए उन्होंने इस्लामिस्ट संगठनों का नेटवर्क खड़ा करना शुरू किया। यही वह दौर था जब मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा ने यूरोप की सामाजिक और राजनीतिक जमीन पर अपनी जड़ें जमानी शुरू की। ब्रिटिश समाज और यूनिवर्सिटी कैंपसों में मुस्लिम ब्रदरहुड की घुसपैठ। मुस्लिम ब्रदरहुड ने 1990 के दशक की शुरुआत से ही ब्रिटिश नागरिक समाज, राजनीतिक हलकों और अकादमिक जगत में गहरी पैठ बनानी शुरू कर दी थी। सितंबर 1999 में संगठन ने लंदन में एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना की। इसके उद्घाटन के बाद मुस्लिम न्यूज़ में प्रकाशित बताई जाने वाली एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि यह केंद्र मुस्लिम ब्रदरहुड के दृष्टिकोण और रुख को बढ़ावा देने में विशेषज्ञता रखेगा और इस्लामिक आंदोलनों तथा वैश्विक मीडिया के बीच संवाद स्थापित करने का माध्यम बनेगा। 1990 के दशक में लंदन में अफगान इस्लामिस्टों की बढ़ती मौजूदगी ने भी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी थी। आरोप था कि ये तत्व फ्रांस के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के संचालन के लिए लंदन का इस्तेमाल एक बेस के रूप में कर रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में फ्रांसीसी सुरक्षा एजेंसियों ने ब्रिटेन की राजधानी को व्यंग्यात्मक रूप से लंदनिस्तान कहना शुरू किया। इससे पहले 1980 के दशक में भी लंदन में कई राजनीतिक इस्लामिस्ट संगठन उभरे, जिनका लक्ष्य मुस्लिम ब्रदरहुड की ही खिलाफत की स्थापना था। इन्हीं में से एक संगठन था हिज़्ब उत तहरीर इस्लामिक लिबरेशन पार्टी HT पूर्णविराम। इस समूह ने शुरुआत में अरब छात्रों को निशाना बनाते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जैसी प्रतिष्ठित ब्रिटिश यूनिवर्सिटियों में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। जल्द ही यह संगठन छात्र जगत में अपने विषैले एजेंडे के लिए बदनाम हो गया, जिसमें जियोनिज्म विरोधी, यहूदी विरोधी, हिंदू विरोधी, सिख विरोधी, समलैंगिक विरोधी और लोकतंत्र विरोधी प्रचार शामिल था। हालात इतने बिगड़ गए कि 1994 में नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद यहूदी छात्र संगठनों की तरफ से लगातार आने वाली शिकायतों के चलते धार्मिक दबाव के खिलाफ सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए। ब्रिटिश कैंपसों में बढ़ते इस्लामिस्ट कट्टरपंथ के संदर्भ में एक और बेहद चिंताजनक पहलू यह है कि यूके में मुस्लिम ब्रदरहुड के कई नेता मूल रूप से छात्र के तौर पर ही देश में आए थे। अक्सर वे ऐसे प्रभावशाली परिवारों से संबंध रखते थे जिनके संगठन से पहले से गहरे रिश्ते थे। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन में जन्मे और लंदन में पढ़ाई करने वाले इंजीनियरिंग छात्र अब्दुल्ला अल-हद्दाद एक प्रमुख ब्रदरहुड परिवार से थे और बाद में खुद भी मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रवक्ता बने। उनके पिता इस्साम अल-हद्दाद ने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से PhD की थी, इस्लामिक रिलीफ वर्ल्डवाइड की सहस्थापना की थी और कायरो में गिरफ्तारी व कैद से पहले मुस्लिम ब्रदरहुड के वरिष्ठ सदस्य रहे थे। रिपोर्टों के अनुसार
कई विश्वविद्यालय प्रोफेसर भी इस कट्टर इस्लामिस्ट संगठन से जुड़े पाए गए हैं। इनमें तारिक रमज़ान का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे 2017 तक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के सेंट एंथनीज कॉलेज में कंटेम्पररी इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर रहे और विश्वविद्यालय के थियोलॉजी एंड रिलीजन विभाग से भी जुड़े थे। रमज़ान मुस्लिम ब्रदरहुड के संस्थापक हसन अल बन्ना के नाती हैं और उनके पिता भी इस संगठन के एक प्रमुख सदस्य रह चुके थे। आज के दौर में फेडरेशन ऑफ स्टूडेंट इस्लामिक सोसाइटीज़ फोसिस जैसे प्रभावशाली छात्र संगठनों के नाम भी मुस्लिम ब्रदरहुड से कथित संबंधों के चलते सामने आते हैं। 1963 में स्थापित फोसिस का दावा है कि वह यूके और आयरलैंड में 5 लाख से अधिक मुस्लिम छात्रों और इस्लामिक सोसाइटीज़ का प्रतिनिधित्व और समर्थन करता है। मुस्लिम ब्रदरहुड की एक बड़ी ताकत और साथ ही उसका सबसे बड़ा खतरा उसकी अस्पष्ट, अपारदर्शी और विकेंद्रित संरचना है। इसी कारण प्रशासन के लिए संगठन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करना कठिन हो जाता है और किसी भी व्यापक प्रतिबंध को ज़मीनी स्तर पर लागू करना भी आसान नहीं रहता। जैसा कि कई रिपोर्टों में बताया गया है, पश्चिमी देशों में ब्रदरहुड की कार्यशैली नियंत्रित विकेंद्रीकरण पर आधारित है। उससे जुड़े अनगिनत संगठन पश्चिमी लोकतंत्रों में फैले हुए हैं, जो धीरे धीरे नागरिक समाज, अकादमिक जगत और राजनीतिक ढांचे के भीतर खुद को स्थापित करते जाते हैं। ब्रदरहुड की छतरी तले ऐसे राष्ट्रीय प्रतिनिधि संगठन खड़े किए जाते हैं जो मीडिया के साथ साथ स्थानीय और राष्ट्रीय प्रशासन को प्रभावित करने की भी कोशिश करते हैं। रजिस्टर्ड कंपनियों और चैरिटीज से लेकर अकादमिक सेंटर, थिंक टैंक, धार्मिक संस्थाएं और यहां तक कि स्पोर्ट्स क्लब, मुस्लिम ब्रदरहुड की मौजूदगी हर स्तर पर इतनी गहरी है कि कट्टरपंथ के वास्तविक स्रोतों की पहचान करना बेहद मुश्किल हो जाता है। कुछ मायनों में मुस्लिम ब्रदरहुड उन आतंकी संगठनों से भी अधिक खतरनाक साबित हो सकता है जो खुले तौर पर हिंसक हमले करते हैं। ब्रदरहुड ने दशकों के दौरान खुद को एक अत्यंत परिष्कृत, चालाक और सर्वव्यापी आंदोलन के रूप में ढाल लिया है, जो मीडिया, अकादमिक संस्थानों, राजनीतिक मंचों और बौद्धिक नेटवर्क के माध्यम से जमीनी स्तर पर वैचारिक प्रभाव फैलाते हुए लोकतांत्रिक समाजों को भीतर से प्रभावित करने का प्रयास करता है। यही कारण है कि यूके के यूनिवर्सिटी कैंपसों पर मुस्लिम ब्रदरहुड से सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से जुड़े समूहों की सक्रिय मौजूदगी इतनी गंभीर चुनौती बन चुकी है। ऊपर से इस्लामोफोबिया का विमर्श और कट्टर इस्लामिस्ट तंत्र का बढ़ता राजनीतिक प्रभाव इस समस्या को और भी ज्यादा जटिल बना देते हैं। इस विषैले विमर्श की बलि चढ़ते हैं इन विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र, जो कट्टरपंथी ताकतों के इस खेल में मात्र बलि का बकरा बनकर रह जाते हैं। इस्लामिस्ट कट्टरपंथ का केंद्र बनती यूके यूनिवर्सिटियां यदि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध शोध रिपोर्टों, मीडिया लेखों और विश्लेषणों को देखा जाए तो एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। यह ऐसी वास्तविकता है जिसकी गंभीरता को पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं है। यूके के विश्वविद्यालय परिसरों पर कट्टरपंथ का प्रभाव अब केवल मुस्लिम ब्रदरहुड तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उससे कहीं आगे बढ़ चुका है। धीरे धीरे ब्रिटिश विश्वविद्यालय इस्लामवादी कट्टरपंथ के केंद्र बनते जा रहे हैं। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास द्वारा किए गए आतंकी हमलों के बाद ब्रिटिश यूनिवर्सिटी कैंपसों में उभरे प्रो-हमास एक्टिविज्म और यहूदी विरोधी माहौल को लेकर अनेक मीडिया रिपोर्टें सामने आई हैं। कई यूनिवर्सिटी सोसाइटीज़ और छात्र समूहों पर हमास से संबंध बनाए रखने के आरोप लगे हैं। मई 2025 में कथित तौर पर 18 यूनिवर्सिटी सोसाइटीज़ ने एक कानूनी याचिका का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य टेररिज्म एक्ट 2000 की धारा 4 के तहत हमास को आतंकी संगठन की सूची से हटाना था। इनमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पैलेस्टाइन सोसाइटी और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम की स्टूडेंट स्टाफ कोएलिशन फॉर पैलेस्टाइन जैसी संस्थाएं शामिल थीं। कई ब्रिटिश यूनिवर्सिटी सोसाइटीज़ पर हमास या मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े वक्ताओं को आमंत्रित करने के आरोप भी लगे हैं। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL) की मार्क्सिस्ट
सोसाइटी समेत कई छात्र संगठनों को इंतिफादा टिल विक्ट्री जैसे नारों का समर्थन करने, जिसे हिंसक प्रतिरोध के रूप में देखा गया, या प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के खुले समर्थन के चलते निलंबित भी किया गया। इस संदर्भ में 2011 में कॉम्बैटिंग टेररिज्म सेंटर द्वारा प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज कंटिन्यू टू ब्रीड एक्सट्रीमिस्ट, ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में उग्रवादियों का पनपना जारी है, बेहद महत्वपूर्ण है। यह रिपोर्ट यूके यूनिवर्सिटियों में आतंकी नेटवर्क की घुसपैठ की पृष्ठभूमि को विस्तार से सामने रखती है। इसके अनुसार 1990 के दशक में ब्रिटिश यूनिवर्सिटी कैंपसों ने वैश्विक जिहादी नेटवर्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिपोर्ट का दावा है कि कई यूके यूनिवर्सिटियां गुप्त रूप से जिहादी संगठनों के लिए भर्ती केंद्र बन गई थीं, जहां से ऐसे युवाओं को तैयार किया गया जिनके पास यूके पासपोर्ट थे और जो दुनिया भर में आसानी से आवाजाही कर सकते थे। पूर्णविराम। रिपोर्ट में कई ऐसे मामलों का हवाला भी दिया गया है जिनमें ब्रिटिश मुस्लिम आतंकी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में शामिल पाए गए। रिपोर्ट के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि यूके कैंपसों में कट्टरपंथ की वास्तविक सीमा पर और गंभीर शोध की तत्काल आवश्यकता है, विशेषकर उन छात्रों के संदर्भ में जिन्होंने आतंकवादी हमलों को योजनाबद्ध करने और उन्हें अंजाम देने में सक्रिय भूमिका निभाई। रिपोर्ट का एक निष्कर्ष विशेष रूप से चौंकाने वाला है। इसमें कहा गया है कि ऐसा जान पड़ता है कि कई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स ने उन आतंकी हमलों में अहम भूमिका निभाई जो सफल होने के सबसे करीब पहुंचे। साथ ही रिपोर्ट में लंदन की सिटी यूनिवर्सिटी की एक विस्तृत केस स्टडी भी प्रस्तुत की गई है, जिसमें 2009-2010 के शैक्षणिक वर्ष के दौरान हुई घटनाओं की एक कड़ी बताई गई है, जहां एक छात्र संगठन ने कैंपस के भीतर ऐसा माहौल तैयार किया जो कट्टर इस्लामिस्ट विचारधारा के प्रसार के लिए अनुकूल साबित हुआ। 2010 में हेनरी जैक्सन सोसाइटी द्वारा प्रकाशित एक अलग रिपोर्ट रेडिकल इस्लाम ऑन यूके कैंपसेस ब्रिटिश यूनिवर्सिटियों में फैले इस्लामिस्ट कट्टरपंथ की एक व्यापक और डराने वाली तस्वीर पेश करती है। यह रिपोर्ट निम्नलिखित बातें विस्तार से दर्ज करती है। 2011 की CTC रिपोर्ट का महत्व ISOC के उन अध्यक्षों और वरिष्ठ सदस्यों से जुड़ विस्तृत जानकारियां जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए। ब्रिटिश यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले उन छात्रों की प्रोफाइल जिन्हें इस्लामिस्ट विचारधारा से प्रेरित आतंकी अपराधों में दोषी ठहराया गया। यूनिवर्सिटी का यह विवरण कि किन किन कैंपसों में कट्टरपंथी प्रचारक सक्रिय रहे। 2008 में किए गए एक छात्र सर्वे के बेहद चिंताजनक निष्कर्ष, जिसमें इस्लाम को लेकर यूके के छात्रों के रुझानों का आकलन किया गया था। सर्वे में शामिल लगभग 32% मुस्लिम छात्रों ने माना कि धर्म के नाम पर हत्या कुछ परिस्थितियों में जायज़ हो सकती है, जबकि 33% ने शरिया कानून से शासित एक वैश्विक इस्लामिक खिलाफत के समर्थन की बात कही। भारतीय छात्रों के लिए एक चेतावनी। देश की प्रतिष्ठित भारतीय यूनिवर्सिटियों के कैंपसों में हिंदू विरोधी और भारत विरोधी नैरेटिव्स के विस्तार को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। स्टॉप हिंदद्वेष ने अपने लेखों में यह विस्तार से दर्ज किया है कि देश की शीर्ष यूनिवर्सिटियों के मानविकी, सामाजिक विज्ञान और लिबरल आर्ट्स विभागों में पश्चिमी एकेडेमिया से आयातित वोक विचारधारा ने किस हद तक घुसपैठ कर ली है। इस प्रवृत्ति ने कट्टर इस्लामिस्ट और हिंदू विरोधी विमर्श के प्रचार प्रसार के भरपूर रास्ते खोले हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस प्रकार का विमर्श प्रायः चरम वामपंथी एजेंडों के साथ तालमेल बिठाए हुए होता है। कई मामलों में देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के मानविकी विभागों ने ऐसे विचारों को मंच दिया है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन करते हैं। उदाहरण के तौर पर नवंबर 2023 में IIT बॉम्बे के छात्रों ने कट्टर वामपंथी एक्टिविस्ट सुधन्वा देशपांडे के एक ऑनलाइन व्याख्यान के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी, जिन पर व्याख्यान के दौरान फिलिस्तीनी आतंकवादियों का महिमामंडन करने के आरोप लगे थे। पश्चिमी अकादमिक जगत और कैंपस एक्टिविज्म आज भी भारत विरोधी
और हिंदू विरोधी विमर्श का मुख्य स्रोत बने हुए हैं, जिनका असर भारत की शीर्ष यूनिवर्सिटियों के सामाजिक विज्ञान और मानविकी विभागों के कुछ हिस्सों में साफ दिखता है। हालांकि भारत में स्थिति उतनी भयावह नहीं है। यहाँ राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के नए सिरे से उभरने और वामपंथी नैरेटिव्स के कमजोर पड़ने से एक अपेक्षाकृत संतुलित वैचारिक स्पेस बन रहा है, जहाँ गैरवामपंथी विचारों को भी धीरे धीरे जगह मिल रही है। लेकिन जब बात यूके की यूनिवर्सिटियों की आती है तो तस्वीर कहीं ज्यादा गंभीर हो जाती है। वहाँ कैंपसों पर जिहादी नेटवर्क्स की मौजूदगी की जो सच्चाई सामने आई है, उसे देखते हुए भारत के हिंदू अभिभावकों को अपने बच्चों की उच्च शिक्षा की योजना बनाते समय वृहद तस्वीर को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही उन्हें अपने बच्चों को कैंपसों में मौजूद इस्लामिस्ट कट्टरपंथ के संभावित खतरों के प्रति समय रहते सचेत भी करना चाहिए। ऑक्सफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में होने वाली बहसों और वहाँ के मौजूदा विमर्श पर पाकिस्तानी स्टेट का जो गहरा प्रभाव है, उसे उजागर करने वाली कई प्रमाण मौजूद हैं। भारत की पाकिस्तान नीति पर हुई हालिया ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट से जुड़ा विवाद इसका ताज़ा उदाहरण है। पिछले कुछ वर्षों में ऑक्सफोर्ड यूनियन द्वारा आयोजित कई बहसों का विश्लेषण ये दिखाता है कि कश्मीर से लेकर मोदी सरकार के आकलन तक भारत को लेकर एक सोचा समझा और तयशुदा नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता रहा है। ऐसे वैचारिक रूप से आवेशित अकादमिक माहौल में हिंदू छात्र, जो अपनी सहज सहिष्णुता, विविध सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति खुलेपन, लचीले धार्मिक दृष्टिकोण और गैर ब्राह्मणिक विश्वदृष्टि के कारण जाने जाते हैं, अक्सर आसान निशाना बन जाते हैं। 7 अक्टूबर के बाद पश्चिमी कैंपसों में हुए प्रो-हमास प्रदर्शनों ने यह भी दिखाया कि वोक और चरमवामपंथी नैरेटिव से प्रभावित हिंदू छात्र खुद भी कट्टरपंथ की चपेट में आ सकते हैं। वैचारिक ब्रेनवॉश से आगे जाकर यदि बात करें तो ब्रिटिश कैंपसों पर जिहादी नेटवर्क्स की मौजूदगी हिंदू छात्रों को उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के प्रति भी खास तौर पर संवेदनशील बना देती है। इन नेटवर्क्स का खुला हिंदू विरोधी रुख इस आशंका को और भी गहरा करता है कि आने वाले समय में ब्रिटिश यूनिवर्सिटियों में हिंदू छात्र सांस्कृतिक पलीसिंग का शिकार बन सकते हैं, यानी उनके विरोध में एक ऐसा माहौल तैयार किया जा सकता है जिससे वे अपनी हिंदू पहचान और संस्कृति को खुले तौर पर अपनाने से भी कतराने लगे। यह एक ऐसा खतरा है जिसे अब अनदेखा करना आत्मघाती सिद्ध होगा। समापन यूके के यूनिवर्सिटी कैंपसों में व्याप्त इस्लामिस्ट कट्टरपंथ के खतरे का एक बेहद गंभीर पहलू यह भी है कि खुद प्रशासन इस समस्या को स्वीकार करने से कतराता रहा है। सुधारात्मक कदम उठाना तो दूर की बात है, प्रशासन की इस गैर जवाबदेही के चलते यह खतरा और भी ज्यादा तात्कालिक व व्यापक हो जाता है। इस्लामोफोबिया की अतिरंजित जुमलेबाजी, इस्लामिस्ट तुष्टिकरण की नीति का अविरल चलता कुचक्र और मुक्त समाज व अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर एक ऐसे विषाक्त माहौल का तैयार किया जाना जो जिहादी नेटवर्क्स के पनपने के लिए अनुकूल हो, इन सब का मिला जुला नतीजा ये निकलता है कि ब्रिटिश यूनिवर्सिटी कैंपसों में पढ़ने वाले छात्र कट्टर इस्लामिस्ट ब्रेनवॉशिंग के प्रति अति संवेदनशील बन जाते हैं। भारत से आए हिंदू छात्रों के लिए यह जोखिम और भी अधिक गहरा हो जाता है। जहरीली पहचान की राजनीति के इस माहौल में जो भी छात्र इस्लामिस्ट कट्टरपंथ को लेकर खुलकर चिंता जताता है, उसे फौरन हिंदुत्ववादी या इस्लामोफोबिक लेबल कर दिया जाता है। वहीं हिंदू विरोधी भेदभाव यानी हिंदूफोबिया पर पश्चिमी अकादमिक जगत एक रहस्यपूर्ण चुप्पी साध लेता है। यह चुप्पी इस संकट को और भी अधिक गंभीर और विस्फोटक बना देती है।